आज हम कल्चरल स्टडीज़ को हिंदी में थोड़ा समझ लें। इंग्लिश में मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कल्चरल स्टडीज़ पर इसमें है क्या, कल्चरल स्टडीज़ के नाम पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा या आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ। कल्चरल स्टडीज़ कल्चर शब्द से रिलेटेड है, ये तो ठीक है, परंतु कल्चरल स्टडीज का सीधा सीधा लेना देना मार्क्सिज्म से है। अगर हम मार्क्सिज्म को भी समझना चाहें, हमें पीछे 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 जाते रहना पड़ेगा। कल्चरल स्टडीज को ढंग से समझने के लिए हम मार्क्सिस्ट विचारधारा को कुछ हद तक समझें। मार्क्सिस्ट विचारधारा को समझने के लिए हमें 18वीं शताब्दी का आखिरी वाला पोर्शन, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रांसीसी क्रांति वगैरह वगैरह, और 19वीं शताब्दी का शुरुआती पोर्शन, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दो क्रांतियां थी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रांसीसी क्रांति, बाद में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई, इन तीनों का थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। जिस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में जीवन शैली को बदल डाला, उसी तरीके से औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड में बहुत सारी उथल पुथल मचाई है और इसकी वजह से बहुत भारी चेंजेस आए हैं जीवन के हर क्षेत्र में। हम समझें कि सबसे पहले लेफ्ट विंग, जो कि बार बार आप जब पढ़ोगे आपके पास ये सामने शब्द आएगा, लेफ्ट विंग, राइट विंग। क्या है ये लेफ्ट विंग और राइट विंग? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो लोग पहले जैसी व्यवस्था में विश्वास करते थे, उसको एंशियन रजीम कहते थे, पुरानी व्यवस्था, उसमें जो विश्वास करते थे वो सारे राइट विंगर्स थे। वो वर्गीकृत समाज में विश्वास करते हैं, उसमें ऊंच नीच वाली बहुत सारी बातें हैं। और लेफ्ट विंग में वो लोग थे जो समानता, बराबरी, दबे हुए वर्ग के पक्ष में बात करना, ये सारे लेफ्ट विंगर्स थे। अगर हम मार्क्सिज्म को देखेंगे तो हम पाएंगे कि मार्क्सवाद जो है लेफ्ट विंग विचारधारा है, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, क्योंकि वह समाज के उस दबे हुए वर्ग के हक में बात करेगा जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। वो समानता की बात करेगा, वो कई अन्याय और शोषण और अत्याचार वाली बातों के खिलाफ आवाज उठाएगा। और ये सब कुछ लगभग इसी समय पर देखने को मिला जब फ्रांसीसी क्रांति हुई या औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई। तो ये सारा बैकग्राउंड इस समय का हमें पता होना चाहिए।
पहले क्या होता था, इंग्लैंड में बड़े बड़े जमींदार तो होते थे। ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, इनके जमीनों से जुड़ा हुआ जमीन का टुकड़ा हुआ करता था, जो गांव के सभी लोग यूज करते थे। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी, पर वो जमींदार के जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा होता था और वो सामूहिक रूप से गांव वाले उसका इस्तेमाल करते थे। उसमें उन लोगों ने उसको हिस्सों में बांट रखा था और उसमें वो अपना खेती बाड़ी का काम करते और जैसे तैसे उनका गुजारा हो जाता था। कुछ अन्य जमीन भी हुआ करती थी जहां पर वो बाड़े की तरह उसको यूज करते, अपने जानवरों को बांध देते, रात को कई बार वहीं सो जाया करते, वहीं लकड़ी इकट्ठा कर लिया करते आग जलाने के लिए, वगैरह वगैरह। तो कॉमन यूज ऑफ लैंड, जमीन को लोग गांव के इस्तेमाल करके जैसे तैसे अपना भरण पोषण कर रहे थे और लाइफ ठीक ठाक चली रही थी। परंतु इंग्लैंड में एनक्लोजर एक्ट्स एक्चुअली 1604 से शुरू हो गए ये और 1914 तक चले हैं, पर अपने को मतलब है लगभग 1750 से 1860। इस समय तक पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए जिसके परिणाम स्वरूप वो जो जमीन थी जिस पर सामूहिक रूप से लोग काम करते थे, वो अधिकार गांव वालों का खत्म हो गया। जिस जमीन पर वो अपने जानवरों को बांध दिया करते थे, रात को वहीं सो जाया करते थे, वहीं लकड़ी इकट्ठा किया करते थे, उन पे बाउंड्रीज बन गई, एनक्लोजर, वो सब बाउंड्री बन गए, सरकारी हो गए। फिर वो अमीर जमींदार या किसान उसे खरीद लेते, अपने नाम करा लेते। तो इन साधारण गांव वालों के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं था। औद्योगिक क्रांति में चाहे मजदूरों ने कितना ही दुख पाया हो, गांव से शहर भागने का काम उन्होंने तब किया जब उन्हें लगा कि अभी की जो स्थिति है इससे तो बेहतर स्थिति होगी। इस आस में वो गांव छोड़ छोड़कर शहर की तरफ भागने लगे। परंतु वहां जाकर भी हालात कुछ अच्छे तो थे ही नहीं, इसलिए मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। और ये यूरोप भर में यही हाल था, केवल इंग्लैंड का ये हाल नहीं था। इंग्लैंड में वो बहुत साफ दिखाई पड़ने लगी औद्योगिक क्रांति की वजह से। इसलिए कार्ल मार्क्स का वह जो आइडियोलॉजी है, वह उस समय के लिए इस तरह के सिचुएशंस में उस विचारधारा ने जन्म लिया है। ये विचारधारा लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है और आप आगे जितना भी पढ़ोगे, लिटरेरी थ्योरी के नाम से आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे, आप फेमिनिज्म पढ़ेंगे, आप क्वेयर थ्योरी पढ़ेंगे, गे लेस्बियन वगैरह, आप जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सारी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी होगी, क्योंकि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ही इन लोगों को आवाज देता है और इनको अपनी बात रखने का मौका देता है। और कल्चरल स्टडीज एक विषय है, वह एक विषय है, विचारधारा नहीं, विषय है वो। पर इस विषय से जुड़ी हुई विचारधाराएं एंटर करेंगी।
बहुत सारी फिर थ्योरीज आएंगी, थियोरिस्ट्स आएंगे, जिनके बारे में आप पढ़ोगे सब कल्चरल स्टडीज के संदर्भ में। हमें जानना पड़ेगा कि कल्चरल स्टडीज शुरू कहाँ से हुआ, वो एक अलग बात है, वो हम देखेंगे। इंग्लैंड में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में 1964 में रिचर्ड हॉगार्ट नाम के व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करी है, और उनके साथ हमें 3 अन्य बड़े नाम याद रखने पड़ेंगे। E.P. थॉम्सन, फिर हमें याद रखना पड़ेगा रेमंड विलियम्स, और बाद में स्टुअर्ट हॉल। इन चारों लोगों ने जो भी कहा वो भी आपको कल्चरल स्टडीज में पता होना चाहिए, और इनकी लिखी हुई जो किताबें हैं, जैसे यूजेस ऑफ लिटरेसी, रिचर्ड हॉगार्ट की किताब है 1957 की। फिर E.P. थॉम्सन ने द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास जो है उसके बारे में किताब लिखी है, वो 1963 की है। फिर रेमंड विलियम्स जो बहुत बड़ा नाम है, उनकी जो बुक्स हैं जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर एंड सोसाइटी और लॉन्ग रेवोल्यूशन, इसका आपको पता होना चाहिए। और फिर स्टुअर्ट हॉल जो कि ब्लैक ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या कहा है, उनकी रिसेप्शन थ्योरी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन या किसी भी बात को प्रस्तुत करने का जो तरीका है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, ये हम आगे किसी वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम केवल एक मोटा मोटा आउटलाइन ले लें, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट विषय है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे तक जाएंगी, क्योंकि कल्चरल स्टडीज़ ने शायद ही किसी एरिया को अनछुआ छोड़ा हो, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस तक को प्रभावित किया है। इसलिए हमें इसे विस्तार में देखना पड़ेगा। परंतु बर्मिंघम स्कूल को समझने से पहले हम उन 2 चीजों को देखें जिनका की प्रभाव कल्चरल स्टडीज पर पड़ा है। पहला है फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये किसी स्कूल का नाम नहीं है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, विचारधारा है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, और इस फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए बुद्धिजीवी कौन थे जिन्होंने की कल्चरल स्टडीज को इन्फ्लुएंस किया है, उन्होंने क्या लिखा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हमें न्यू लेफ्ट, हमने लेफ्ट विंग तो समझ लिया क्या है, फिर न्यू लेफ्ट जो आया, ये न्यू लेफ्ट क्या चीज है, न्यू लेफ्ट से जुड़े हुए लोग कौन हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। मोटा मोटा हमें ये पता होना चाहिए कि कल्चर शब्द का पहले क्या मतलब था और बाद में उसका क्या अर्थ होने लग गया, और किस बात पर विरोध उठा है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने किस बात का विरोध किया, न्यू लेफ्ट ने किस बात का विरोध किया। ये जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का CCCS, सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज, इनको किस बात की आपत्ति थी। फिर ये तीनों के विचार कहाँ आकर मिलते हैं, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कल्चरल स्टडीज को ढंग से समझने के लिए। हमें देखना पड़ेगा कि कल्चर क्या है और कल्चर
का चेंज्ड मीनिंग क्या है, आपत्ति किस बात पर है। हमें देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड में मैथ्यू आर्नल्ड जैसे क्रिटिक ने कल्चर एंड एनर्की जो किताब लिखी वो क्या थी और उसमें उन्होंने कल्चर के बारे में क्या विचार रखा था। लगभग उसी समय ईपी टाइलर नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या कहा कल्चर के बारे में, ये भी जानना पड़ेगा। फिर एफ.आर. लीविस, उन्होंने क्या कहा कल्चर के बारे में, ये भी थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। और फिर हमें देखना पड़ेगा कि इन लोगों के विचारों की काट अब कैसे होने लगी। बर्मिंघम स्कूल के इन लोगों के, बुद्धिजीवियों के क्या विचार रहे, ये सारा कुछ देख कर फिर आप ये बर्मिंघम स्कूल के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं इनके टेक्स्ट्स को एक एक करके देख सकते हैं, जिसमें कि कल्चर एंड सोसाइटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। हम सबसे पहले ये देखें कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या था। 1923 में फेलिक्स वेल नाम का एक आदमी था और ये एक धनवान सेठ का बेटा था, पढ़ने लिखने वाला इंसान था, बुद्धिजीवी था और संपत्ति खूब थी, पैसा खूब था। उसकी इच्छा हुई कि जर्मनी में मार्क्सवाद की स्टडी प्रॉपरली की जाए और इसलिए उसने पैसा, फंडिंग की उसने, और फंडिंग करी तो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के नाम से एक संस्था बनी और ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च 1923 में जो बनी, फेलिक्स वेल ने जो पैसा फंड किया था उसके परिणाम स्वरूप, उस समय 1923 में कार्ल ग्रूनबर्ग नाम के व्यक्ति इसके डायरेक्टर बने। 1929 तक वो डायरेक्टर रहेंगे। ये सब मार्क्सवादी लोग हैं। 1930 में मैक्स हॉर्कहाइमर नाम का व्यक्ति डायरेक्टर बनेंगे और मैक्स हॉर्कहाइमर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है इस फ्रैंकफर्ट स्कूल का, और उनके साथ फिर अन्य बुद्धिजीवी लोग जुड़ेंगे, थियोडोर अडोर्नो, वॉल्टर बेंयामिन, हर्बर्ट मार्क्यूस और बाद में हेबरमास। ये सब लोग यहाँ आकर जुड़ेंगे, सब फ्रैंकफर्ट स्कूल के ही बुद्धिजीवी लोग हैं। फिर इन्होंने जो भी लिखा वो सब जानना पड़ेगा। इस समय तक नाज़ीवाद शुरू हो चुका था जर्मनी में एंड जोरों शोरों से चल ही रहा था। तो 1933 के आसपास, 30 में तो मैक्स हॉर्कहाइमर इसके डायरेक्टर बने हैं, 33 के आसपास वो नौबत आ गई कि इस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए और इन लोगों को इस जगह से उठकर जाना पड़ा जेनेवा नाम की जगह। 2 साल वहाँ रहे ये सारे, ये पूरा इंस्टीट्यूट वहाँ शिफ्ट हुआ। फिर वहाँ से 2 साल बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहाँ ये लोग शिफ्ट हुए। फिर 1953 के आसपास जब सारा ये नाज़ीवाद वगैरह, द्वितीय विश्व युद्ध सारा ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग वापस जर्मनी लौट आएंगे। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल है। क्या किया फ्रैंकफर्ट स्कूल ने? फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मार्क्सवाद का अध्ययन नए सिरे से किया, नए तरीके से उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया और कुछ नए विचारों के साथ वे आए। ये तो था फ्रैंकफर्ट स्कूल। इसका कल्चरल स्टडीज पर बहुत गहरा प्रभाव है।
दूसरा, न्यू लेफ्ट क्या है? 1956 में दुनिया हिल गई। दो घटनाएं हुई। एक तो अंग्रेज, फ्रेंच, इजरायली, इनका आक्रमण इजिप्ट पर हुआ। वो तो हुआ जो हुआ। सोवियत रशिया ने हंगरी के मामलों में दखल अंदाजी करी और इस बात से मार्क्सिस्ट सर्कल के अंदर ही असंतुष्टि आ गई, क्योंकि मार्क्सवाद आया किस लिए था? अत्याचार को रोकने के लिए, बेजुबां को जुबान देने के लिए। इसलिए थोड़ी आया था कि सोवियत रशिया घुस जाए और अत्याचार करे कहीं जाकर। तो इससे लगा कि मार्क्सवाद शायद जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो भी निरंकुश राज्य की तरफ चल रहा है, और इस बात से आपत्ति थी कई लोगों को, और इसलिए मार्क्सिस्ट सर्कल के अंदर से ही कुछ लोग अलग हो गए। और ये लोग जो अलग हुए हैं ये न्यू लेफ्ट कहलाएंगे। इसमें मैक्स हॉर्खहाइमर भी होंगे, अडोर्नो भी होंगे, और ये आपका स्टुअर्ट हॉल ये भी आके जुड़ जाएंगे। ये सब न्यू लेफ्ट, मतलब इन्होंने मार्क्सिस्ट सर्कल के अंदर से ही एक और सर्कल बनाई है, ये न्यू लेफ्ट कहलाएंगे। और अब इनका प्रभाव कल्चरल स्टडीज पर क्या है हम अगली वीडियो में देखेंगे।